हेलो बच्चों। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हम लोग जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि हम लोग पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री कवर कर चुके हैं इंजीनियरिंग मटेरियल्स का। आज हमारा लास्ट वीडियो होगा, पार्ट फोर, जिसको आज हम कवर करेंगे। इसमें हम बेसिकली पॉलीमर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका एक सीपरेट टॉपिक है जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है इन तीनों से। आज हम उसको स्टडी करेंगे, पॉलीमर्स को। ये आपका पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर के टाइप्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी मैकेनिज्म होती है पॉलीमर की। पॉलीमर में आपका रबड़ भी आता है। रबर रबर क्या चीज़ है, कैसे बनता है, एंड क्या क्या उसकी प्रोसेस है, ये हम आज की वीडियोज में हम देखेंगे। सो लेट्स जस्ट बिगिन। पहला हमारा टॉपिक है कि पॉलीमर को डिफाइन करिए। पॉलीमर क्या है, बहुलक क्या होता है। तो आप लोगों ने अपने आसपास की लाइफ में देखा होगा, हम लोगों के आसपास जितने भी सामान हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं, प्लास्टिक है, आपका बकेट है, बाल्टी है, आपके स्विच हैं, नायलॉन के कपड़े हैं, नायलॉन के सॉक्स, मोजे हैं, या बहुत सारे जो मटेरियल हैं, ये कहीं ना कहीं हमें पता भी नहीं होता, और हम डे टू डे लाइफ में पॉलीमर्स के चारों तरफ घिरे हुए हैं। आपने प्लास्टिक उठाया, वो अपने आप में एक पॉलीमर है। आपने कपड़े पहने नायलॉन के, वो भी एक पॉलीमर है। आप रबड़ यूज़ कर रहे हैं, रबड़ स्ट्रेचिंग मटेरियल, जैसे बालों में, पेंसिल से इरेज करने में, एंड बहुत सारी जगहों पर, तो ये भी एक मटेरियल है, पॉलीमर मटेरियल है। तो हम लोगों की लाइफ को पॉलीमर ने बहुत बहुत तेज़ी से चेंज कर दिया है। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो पॉलीमर क्या है, व्हाट इज पॉलीमर। तो नाम से ही क्लियर है, पॉली मतलब मर, मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं। जैसे क्या होता है कि आप इसको ऐसे इमेजिन करिए कि जैसे आपको एक घर बनाना है। आपको एक घर बनाना है, तो उस घर को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चार दीवारें बनानी पड़ेंगी, मतलब आपको कमरे बनाने पड़ेंगे, रूम्स। उस रूम्स को बनाने के लिए आपको चार दीवारें बनानी पड़ेंगी जो इसको कवर कर सके अच्छे से। उस दीवार में, एक दीवार बनाने के लिए आपको बहुत सारी ईंटें चाहिए पड़ेंगे, ईंट्स, ब्रिक। तो इस बेसिकली जो इसकी फाउंडेशन है वो एक ब्रिक ने रखी। जो आपकी दीवार बनी, वो ईंट ईंट आपने रखी, और उस ईंट को आपने रिपीट करते गए। आपने रिपीट किया, एक दीवार बना दी, फिर उस दीवार से आपने दो चार दीवारें और बनाई, एक कमरा बना, फिर दो तीन कमरे बने, फिर आपका पूरा अल्टीमेटली घर बना। तो वैसे ही पॉलीमर भी है। पॉलीमर में एक होता है मोनोमर। मोनोमर मतलब एक सिंगल यूनिट। उस सिंगल यूनिट को हम मल्टीपल टाइम्स रिपीट करते हैं। मतलब सिंगल यूनिट को, एस यू मतलब एस यू, सिंगल यूनिट को हम बार बार रिपीट करते जाते हैं, बार बार रिपीट करते जाते हैं, और एक लॉन्ग स्ट्रक्चर बन जाता है आपका, बहुत लॉन्ग लार्ज स्ट्रक्चर बन जाता है। इस लार्ज स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीमर। ठीक है। तो आइए इसको थोड़ा सा देखते हैं, पॉलीमर क्या होता है। पॉलीमर हाई मॉलिक्यूलर मास वाले पॉलीमर हाई मॉलिक्यूलर मास वाले मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, जो मोनोमर के रिपीटिशन से बनते हैं। मतलब आप अगर एन नंबर ऑफ मोनोमर लोगे, उनको पॉलीमराइज करोगे, तो आपका पॉलीमर बन जाएगा। उसमें बेसिकली आपके एन यूनिट्स ऑफ मोनोमर के जुड़े होंगे। वैसे वैसे समझिए कि एक बेसिक यूनिट है, उसको आपने एन टाइम्स रिपीट किया। एन टाइम्स रिपीट करने के बाद आपका ये बहुत लार्ज, आपका मॉलिकुलर मास वाला, बहुत हाई मॉलिकुलर मास वाला पॉलीमर बन गया। अभी हाई मॉलिकुलर मास का मतलब क्या है, इसको आप ऐसे समझिए, हाई मॉलिकुलर मास जैसे आपका एक यूनिट था, वन यूनिट, सिंपली वन यूनिट। उस वन यूनिट का कुछ मॉलिकुलर मास रहा होगा एम ग्राम। फिर इसको आपने एन टाइम्स रिपीट किया, तो आपका एम इंटू एन, काफी हाई मॉलिकुलर मास हो जाएगा कि नहीं होगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे लिखी हुई है कि बहुलक उच्च मॉलिकुलर मास वाले, हाई मॉलिकुलर मास वाले मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, जो मोनोमर के रिपीटिशन से बनते हैं। फिर आपका अगला आता है कि बहुलकीकरण क्या होता है, व्हाट इज पॉलीमराइजेशन। क्वेश्चन आपका आ सकता है व्हाट इज पॉलीमराइजेशन, बहुलकीकरण होता क्या है। तो बेसिकली सिंपल सी बात है, बहुलक का बनना है जो, और बहुलकीकरण, बहुलक का
बनना। बहुलक बनेगा कैसे? मोनोमर से पॉलीमर का बनना, मोनोमर से बहुलक का बनना, मोनोमर से पॉलीमर का बनना इज योर पॉलीमराइजेशन। तो बहुलकीकरण क्या है? मोनोमर का रिपीटिशन है बेसिकली। फिर आपका बेसिक यूनिट आता है मोनोमर क्या है। मोनोमर मतलब एक लक। एक लक क्या होता है? जैसे मैंने बताया, आपको अगर घर बनाना है तो एक ईंट चाहिए। वो ईंट जब बार बार रिपीट होगी तो आपका घर बन जाएगा। वैसे ही मोनोमर को जब बार बार रिपीट करोगे तो आपका पॉलीमर बन जाएगा। तो वह छोटी इकाई जिसके रिपीटिशन से उच्च अणुभार वाले बहुलक का निर्माण होता है, उसे ही हम पॉलीमर कहते हैं। क्या है? वह छोटी इकाई जिसके रिपीटिशन से उच्च अणुभार वाले बहुलक का निर्माण होता है, वह छोटी इकाई जिसके रिपीटिशन से उच्च अणुभार वाले बहुलक का निर्माण होता है, उसे हम मोनोमर कहते हैं। अब यहाँ पे इस केस में जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया है, पॉलीथीन का एग्जांपल दिया है। तो जो पॉलीथीन आप आसपास कैरी करते हो ना, पॉली बैग्स वगैरह सामान लेने जाते हो, दुकान से उठाते हो, तो वो कैसे मिलके बनी होती है? वो बेसिकली आपकी बनी होती है इससे, इथीन से। इथीन मतलब आप इथीन के, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 के आप एन यूनिट्स लेते हो। एन यूनिट्स का मतलब हो सकता है 1000, 500, 10,000, 20,000, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। इसको आप लेते हो तो क्या होता है पॉलीमराइजेशन में कि ढेर सारे, इसको ऐसे समझिए, इस एग्जांपल को, इसको ऐसे समझिए कि ये आपका CH2 है, ये आपका CH2 है। एक CH2 यहाँ है, एक CH2 यहाँ है, एक CH2 यहाँ है, एक CH2 यहाँ है। तो आपको क्या करना है ना, आपको ये पहले ये अब जब पॉलीमर होगा तो आप इसका एक बॉन्ड ब्रेक कर दो यहाँ से। इसका एक बॉन्ड यहाँ से ओपन हो जाएगा, इसका बॉन्ड यहाँ ओपन हो जाएगा। फिर आप क्या करो, फिर आप इसका ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो, तो आपका एक बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ हो जाएगा। फिर आप इसका भी एक बॉन्ड ओपन कर दो, एक बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ हो जाएगा। इन इनको कनेक्शन कर दो, इनका इनका कनेक्शन कर दो, इनका इनका ओपन कर दो। मतलब बेसिकली आप देख रहे हो क्या हो रहा है। इन दोनों को जोड़ोगे तो ऐसे जुड़ जाएगा, फिर इन दोनों को यहाँ जोड़ोगे, ये। तो ये बेसिकली है क्या? अगर इसको मैं जनरल टर्म्स में लिखूँ तो ये बेसिकली यही तो है आपका। ये बहुत सारे CH2 आपस में आपकी लॉन्ग चेन में जुड़ चुके हैं। ये बहुत लंबी श्रृंखला में, बहुत लंबी श्रृंखला में आपके CH2 जुड़ चुके हैं। इसीलिए इसको हम पॉलीमर बोल रहे हैं। शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत हुई थी यहाँ से, मोनोमर से। ये आपका एकलक था, मोनोमर, और ये आपका पॉलीमर या बहुलक है। पॉलीमर या बहुलक, हमने इस मोनोमर को कई बार रिपीट किया, बारी बारी से, एक ये यूनिट, एक ये यूनिट, एक ये यूनिट, ऐसे ऐसे करके। जब ये यूनिट n टाइम्स रिपीट होगी तो इसको हम पॉलीमर बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर यही आपका एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद देखिए क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलीमर। मतलब पॉलीमर के कितने टाइप्स होते हैं। तो मतलब बहुलक जो हो रहा है, कितने तरीकों का बहुलक बन सकता है। तो सबसे सिंपल क्लासिफिकेशन है, इसको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे सिंपल क्लासिफिकेशन है आपका नेचुरल पॉलीमर। प्राकृतिक बहुलक मतलब ऐसे पॉलीमर जो नेचर में हमें मिलते हैं, नेचुरल तरीके से मिलते हैं, उसको हम आर्टिफिशियली नहीं बनाते, वो नेचुरल पॉलीमर कहलाते हैं। जैसे आपका सेलुलोज जो आपके पेड़ों से मिलता है, जैसे कागज, सेलुलोज, स्टार्च, ये वगैरह जिससे आपका कागज बनता है। और प्रोटीन वगैरह जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन के, हमारी बॉडी में प्रोटीन जा रहा है ना, तो प्रोटीन अपने आप में एक पॉलीमर है, बहुलक है। ओके। फिर आप दूसरी तरह की कैटेगरी होती है आपकी सिंथेटिक पॉलीमर। मतलब ऐसे पॉलीमर जो नेचुरल में मिले तो नेचुरल हो गए, जिनको हम आर्टिफिशियली लैब में बना सकें, केमिकल फैक्ट्री से बना सकें, वो हमारे होंगे सिंथेटिक पॉलीमर। जैसे ज़्यादातर जो आपके आसपास दिख रहे हैं ना, प्लास्टिक वगैरह, ये सब कपड़े वगैरह, ये सारे आर्टिफिशियल हैं, ये प्रकृति से हमें नहीं मिलते, हम उनको बनाते हैं। जैसे PVC, PS, टेफलॉन। PVC का मतलब है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो PVC कैसे बनता है आपका? जैसे आपका ये CH2 डबल बॉन्ड CHCl है, तो आप इसके n यूनिट्स ले लेते हो। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली यहाँ CH2 लिखना है और यहाँ पे एक बॉन्ड कर दो और इसको ऐसे ओपन कर दो। ये जैसे मैंने इस बॉन्ड को हटाया, एक यहाँ ड्रॉ कर दो, एक यहाँ ड्रॉ कर दो, और फिर ऐसे n लिख दो, बस हो गया आपका। सॉरी, इसको मिटाना पड़ेगा आपको। फिर यहाँ पे आप ऐसे Cl लिख के यहाँ n लिख दो, तो ये आपका PVC बन गया। ये आपका VC था, सॉरी, ये इसको छोड़िए, ये आपका VC था। इसको बोलेंगे हम लोग विनाइल क्लोराइड, इसको बोलेंगे हम लोग पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड हिंदी में इसको ऐसे लिखते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड।
ओके, तो ये आपका एक एग्जाम्पल है। अभी हम लोग आगे और डीप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो पहला टाइप है आपका नेचुरल और आर्टिफिशियल या सिंथेटिक। फिर दूसरा टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। पॉलीमर का स्ट्रक्चर किस तरह का है ये डिसाइड करेगा कि पॉलीमर क्या है। जैसे आपका लीनियर पॉलीमर होता है एक, जिसमें आपके सारे पॉलीमर लाइन से ऐसे 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 जुड़ते चले जाते हैं, ऐसे रैखिक। तो ये आपका होता है, इसका आपका एग्जाम्पल है HDPE, हाई डेंसिटी पॉली इथाइलिन। तो अभी जो पॉलीइथाइलिन या पॉलीइथीन एक ही चीज होता है। पॉलीइथाइलिन, पॉलीइथाइलिन या पॉलीथीन एक ही चीज होता है। कैसे? देखिए, जैसे जो आपका CH2 है ना, तो ये आपका पॉलीथीन, इथाइलिन ही इसको बोलते हैं हम लोग, इथाइलिन या फिर इथीन, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, IUPAC नाम इसका एथीन है और इथाइलिन इसका कॉमन नेम है। तो जब इसको हम टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करते हैं, टेम्परेचर T&P, तो उससे क्या होता है, हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन बनती है और लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन बनती है। ये लो डेंसिटी, ये हाई डेंसिटी, ये आपकी वेरी करती है टेम्परेचर के हिसाब से और प्रेशर के हिसाब से, हम आगे देख लेंगे। अभी बस आप खाली ये देखिए कि जब आपका स्ट्रक्चर एकदम लीनियर बने, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये होगा आपका लीनियर रैखिक। जब आपके पॉलीमर में जो यूनिट्स जुड़ रहे हैं, मतलब बेसिकली हो क्या रहा है कि ढेर सारे यूनिट्स आपके आ रहे हैं। ये एक यूनिट है, ये दूसरा यूनिट है, दूसरे तीसरा यूनिट, ऐसे तो ये सारे आपके लीनियरली जुड़ रहे हैं, ऐसे 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 सारे आपके लीनियरली जुड़ रहे हैं। एक पूरी रेखा बन रही है आपके पॉलीमर्स, ये जो मोनोमर्स जुड़ रहे हैं। और वहीं पे आपके अगर जो पैटर्न है पॉलीमर के बनने का, अगर वो ब्रांचड होगा, ब्रांच मतलब शाखित श्रृंखला, मतलब पहले आपके सारे पॉलीमर एक सीधी रेखा में जुड़े, अब जो पॉलीमर जुड़ रहे हैं वो ऐसे ऐसे जुड़ रहे हैं, ब्रांचिंग होती जा रही है एक के बाद एक के बाद एक। समझ रहे हैं? तो जब टेढ़े मेढ़े पैटर्न में जुड़ेंगे, ब्रांचिंग बनेगी, तो उस केस में शाखित श्रृंखला स्ट्रक्चर बनेगा। और इसका इसका एग्जाम्पल है आपका LDPE, लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, इसका एग्जाम्पल है। आइए, थोड़ा नया टॉपिक हो सकता है आपके लिए, आप उसको समझने की कोशिश करिए कि इसका मतलब क्या है, लीनियर का मतलब क्या है, कि जो आपके मोनोमर जुड़ रहे हैं वो एक सीधी रेखा में जुड़ेंगे, लीनियर, इसलिए स्ट्रक्चर आपका इस तरह का आ रहा है। और ब्रांच में क्या है कि जो आपके मोनोमर्स जुड़ेंगे थोड़ा ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े तरीके से जुड़ेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इस वजह से इसका स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसा आ जाएगा, शाखित। और फिर तीसरी कैटेगरी होती है क्रॉस लिंक। क्रॉस लिंक में क्या होता है, सारे पॉलीमर पहले आपके सीधे सीधे जुड़ेंगे, फिर कुछ कुछ वर्टिकल जुड़ेंगे, ऐसे 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 ऐसे। इससे क्या होगा कि आपके जो पॉलीमर बनेगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग क्यों होगा? क्योंकि तो ऐसे अट्रैक्टिव फोर्स लग ही रहे हैं आपके, ऐसे ऐसे सिंपली सीधे सीधे। और फिर जो फोर्स लग रहे थे वो आपने ऐसे वर्टिकली भी लगवा दिए, ऐसे ऐसे। तो जो पॉलीमर के बीच में चेन बनेगी, बहुत स्ट्रांग बनेगी। वैसे बैकेलाइट जो होता है बहुत स्ट्रांग पॉलीमर होता है। जैसे बैकेलाइट के बने हुए आपने स्विच देखे होंगे, स्विच बहुत मजबूत होते हैं, बिजली के स्विच कड़े मजबूत एकदम वैसे। या बहुत पाइप होते हैं जो बहुत स्ट्रांग पाइप होते हैं, हार्ड वाले, तो ये जनरली बैकेलाइट के बने होते हैं। जो हल्की पॉलीथीन होती है वो आपकी ये आपकी लीनियर होती है, जो जिसमें अट्रैक्टिव फोर्स बहुत कम लगते हैं, ये वीक होते हैं। ये उससे थोड़ा स्ट्रांग होगा क्योंकि इससे ब्रांचिंग हो रही है। ब्रांचिंग का मतलब है कि क्रॉस बॉन्ड बनना, मतलब इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। तो बट नेचुरल सी बात है कि अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे, तो ये वाले जो पॉलीमर होंगे ज़्यादा स्ट्रांग होंगे कंपेयर टू दिस। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग ये होते हैं, फिर ये से वीक, मतलब ये पहले वीक होंगे, फिर ये उससे थोड़ा स्ट्रांग, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग। ओके, तो आप इनके एक एग्जाम्पल याद रखिएगा। फिर एक अगली कैटेगरी आती है आपके एक्सप्लेनेशन की, समबहुलक और सहबहुलक। अच्छा, दोनों मैंने सम लिख दिया क्या? यहाँ पे सह होगा, सॉरी, सहबहुलक। इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ है होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। इसको समझिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आ सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट है। होमोपॉलीमर मतलब क्या है? होमो मतलब समझिए सब कुछ सेम हो इसमें, सेम। मतलब कि आपने एक यूनिट लिया पॉलीमर का, उस एक यूनिट को आप बार बार रिपीट करते चले गए, ऐसे। तो ये जो आपका पॉलीमर बन रहा है, या आप कैसे भी रिपीट कर रहे हो, ब्रांचिंग कर रहे हो, क्रॉस लिंक कर रहे हो, वो आपकी मर्जी, आप कुछ भी करो। बट आपका जो यूनिट है ना, बेसिकली यही यूनिट है। तो ये आपका हो जाएगा होमोपॉलीमर। इसको एग्जाम्पल समझिए। जैसे मान लो मैंने विनाइल क्लोराइड लिया आपके सामने, ये एग्जाम्पल है ना आपके सामने, पॉलीथीन PVC, ये रिएक्शन लिखी हुई है आपकी विनाइल क्लोराइड की, तो यहीं पे समझा देता हूँ। तो विनाइल क्लोराइड में क्या है आपका, इधर साफ है स्पेस, ये CH2CHCl। आप इसी यूनिट को ना बार बार रिपीट कर रहे हो, आप इसी यूनिट को
बार बार रिपीट कर रहे हो, तो बन क्या रहा है आपका, ये बन रहा है ये एन, ये, तो ये आपका पीवीसी है। मतलब कि बेसिकली यही एक यूनिट है, सिंपल यूनिट, जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे होमोपॉलीमर। होमो मतलब इसमें एक ही तरह का मोनोमर हो, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज, इसमें एक ही तरह के मोनोमर होते हैं। ये आपका एक ही तरह का मोनोमर हो गया विनाइल क्लोराइड, एक ही तरह का मोनोमर है आपका ये विनाइल क्लोराइड, जिसने पीवीसी बना दिया। सेम चीज पॉलीथाइलिन के केस में था, ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, तो ये आपका पॉलीथीन बना देगा, पॉलीथीन, ठीक है, तो ये भी आपका एक ही तरह का मोनोमर है। फिर जो आता है दूसरी कैटेगरी होती है कोपॉलीमर। इसमें क्या होता है, ऐसे पॉलीमर जिसमें दो या दो से अधिक कंपाउंड मिलकर मोनोमर बनाते हैं और उसका रिपीटिशन होता है। मतलब कि ऐसा समझिए कि इसमें कोई सिंगल मोनोमर नहीं होगा, इसमें ए और बी दो मिलके मोनोमर बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि जो रिपीटिशन होगा ऐसे होगा, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ऐसे। पिछले वाले केस में क्या था, ऐसे था, ए ए ए ए ए ए, ऐसे ऐसे था, ये सारे रिपीट कर रहे थे। यहाँ पे दोनों का पेयर रिपीट करेगा बार बार। तो यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो कौन रिपीट हो रहा है, एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक कंपाउंड आपके आपस में मिल रहे हैं। ये भी हो सकता है ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, तो ये तीनों क्या है, अलग अलग है, लेकिन ये बार बार यही रिपीट हो रहे हैं। इस वजह से इसको बोलेंगे हम लोग क्या, कोपॉलीमर या सहबहुलक। क्या बोलेंगे इसको, कोपॉलीमर या सहबहुलक। इसमें दो या दो से अधिक कंपाउंड मिलकर मोनोमर बना रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, यह है आपका ब्यूटाडाइइन, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। फिर ये आपका स्टाइरीन है, ये आपका ब्यूटाडाइइन है, और ये आपका स्टाइरीन है, ठीक। अब देखो क्या करना है आपको, मैं क्या करूंगा, देखो पहले मैं इसका ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया मैंने, तो इसको मैंने बॉन्ड इसका खोल दिया, ऐसे इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखेगा आपको। फोकस करिए इधर पे पहले एक बार आप, ठीक। फिर मैंने क्या किया इसका, सॉरी, फिर मैंने क्या किया, इसका मिटा दिया ये वाला बॉन्ड, ऐसे। तो फिर ये खुल गया ऐसे, और मैंने इसका ये वाला बॉन्ड मिटा दिया ऐसे, ये खुल गया ऐसे। अब सारे बॉन्ड खुले, अब देखिए, ये इन दोनों का आपस में जोड़ा बना दो, ऐसे, मतलब ये बॉन्ड आप बना दो, तो इस बॉन्ड का बनाओ तो कैसे बन जाएगा ये बॉन्ड आपको कुछ ऐसे बन जाएगा, ऐसे, ठीक। ये आपका बॉन्ड ऐसे बन गया, और ये अभी दोनों खत्म हो गए, ये इधर खाली बचा हुआ था ऑलरेडी, और इधर इन दोनों की बॉन्डिंग आप ऐसे करा दो, ऐसे करा दो, तो ये क्या बन जाएगा, इसको मिटाता हूँ मैं एक बार ये आपके सामने। ये क्या बन गया आपका, देखो, ये ऐसे बन गया, और ये ऐसे निकल गया। अगर आप रिजल्टेंट देखो तो यही तो है रिजल्टेंट आपका। देखिए, आप गौर से देखिए फिर से स्ट्रक्चर को, यही तो है आपने बनाया अभी थोड़ी देर पहले। तो ये आपका क्या बन गया, मतलब बेसिकली पहले ये ऐसे था और ये ऐसे था, इनके मैंने डबल बॉन्ड ओपन किए। आप वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। मैंने पहले इसका बॉन्ड ऐसे खोला, इसका ऐसा खोला, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, इधर खाली छोड़ दिया, तो ये खाली छोड़ा हुआ ये वाला है, इन दोनों को आपस में जोड़ा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। फिर इन दोनों को आपस में जोड़ा तो ये नया बॉन्ड बन गया ये, और ये इधर वाला खाली छूट गया। तो अगर आप गौर से देखोगे तो मैंने बेसिकली क्या किया हुआ है, मैंने इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना दिया ऐसे, और डबल बॉन्ड, ये इधर खाली ये सिंगल, ये इधर खाली ये सिंगल। और देखो एक बार आप इसको एक बार अच्छे से देख लो, आप समझ जाओगे, आप वीडियो को रिपीट करके देख लेना एक बार रिहर्सल करके, तो आप समझ जाओगे कि पॉलीमर कैसे बन रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग स्टाइरीन, था ये ब्यूटाडाइन था, इस रबर का नाम पड़ गया स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, बूना एस। इसका नाम क्या पड़ गया, बूना एस। ओके, तो अब आते हैं, हमारा टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, मतलब बहुलकीकरण की कोटि। अब ये क्या होता है इसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, बहुलकीकरण की कोटि, मतलब कि सीधी सी बात है, नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ मोनोमर इन पॉलीमर इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। मतलब कि जैसे आपने एक यूनिट लिया ए, फिर दूसरा यूनिट लिया ए, फिर लिया ए, फिर ये लिया ए, तो अगर आप इन दो यूनिट को मिलाओगे तो उसको बोलेंगे डाइमर, अगर आप इन तीन यूनिट को मिलाओगे तो उसको बोलेंगे ट्राइमर,
इन 4 यूनिट को आप मिलाओगे तो उसे बोलेंगे टेट्रामर। तो वैसे ही करके जब बहुत सारे ढेर सारे मिला दो उसको बोलेंगे पॉलीमर। मतलब कि अगर आप सिंपल लैंग्वेज में कहें कि आपके कितने रिपीटिंग यूनिट्स हैं, हाउ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स आपके हैं, हाउ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स आपके हैं, जितने भी आपने रिपीटिंग यूनिट्स ऐड किए हैं वही है आपका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन आप कैसे निकालोगे? सबसे सिंपल सी बात है कि आपके पास लेट्स सपोज विनाइल क्लोराइड था, ये CH2 डबल बॉन्ड CH आप इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? इस कार्बन का 12 12, 12 + 12 प्लस क्लोरीन का 35.5। इसको सिंपल रखते हैं ना, समझाइए। लेट सपोज आपको इसका निकालना है, इसका आपको निकालना है CH2 डबल बॉन्ड CH2 का। इसका पहले आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल दो, 12 + 12 + 4 28 आ जाएगा। ओके। अब मान लेते हैं आपने इसकी एक हजार, आपने इसके 1000 यूनिट्स आपने ऐड किए, तो क्या होगा? ये आपका CH2 ये CH2 ऐसे ऐसे करते करते ये आपकी जो एथीन का इंटू 100 टाइम्स होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आपने इसके 100 मॉलिक्यूल्स ऐड किए ना पॉलीमर में, तो जो इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो इसका 100 टाइम्स होगा, बेसिकली 28,000 आ जाएगा इंटू 28। तो यहाँ पे देखो क्या है, इसका कुछ ना कुछ मॉलिक्यूलर मास आएगा और कुछ आपका इसका मॉलिक्यूलर मास है। अब मान लीजिए, इमेजिन करिए कि आपको नहीं पता डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है, तो आप क्या करोगे कि आपने जो पॉलीमर बनाया था, आपने इसमें मोनोमर ऐड किया था और इसको आपने टेम्परेचर प्रेशर दिया, आपका फाइनल पॉलीमर बन गया। तो आप क्या करोगे, जो फाइनल पॉलीमर आपका बना है उसका आप वेट ले लो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर। जो पॉलीमर बना है उसका मास ले लो आप, जो लार्ज बना है। फिर आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ मोनोमर का ले लो, तो मोनोमर मान लीजिए यहाँ पे 28 है और पॉलीमर का 28,000 है, तो 28,000 अपॉन 28, तो आप करोगे तो 1000 आपका आ जाएगा। तो इससे आपको क्या पता चला कि इसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 1000 है, मतलब बेसिकली 1000 सिंगल यूनिट्स, 1000 मोनोमर आपके रिपीट हुए हैं। दैट इज योर डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। ओके। फिर आपकी कैटेगरी में आता है एडिशन पॉलीमराइजेशन या योगात्मक बहुलकीकरण। देखिए सब इसके ना अभी तक टाइप्स चल रहे हैं, ठीक है। मतलब आपके टाइप्स, मतलब हमने पहले टाइप्स देखे कि नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है, फिर हमने देखा लीनियर है कि ब्रांच है कि क्रॉस लिंक है, इसके एक एग्जांपल देखे। फिर हमने देखा होमोपॉलीमर है, ये मतलब एक ही तरह के मोनोमर से बना है कि मल्टीपल तरीके के मोनोमर से बना है। हमने इतने सारे टाइप्स देखे और डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन देखा। अब हम देख रहे हैं एडी, अब हम आ गए मैकेनिज्म की तरफ। मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि कोई पॉलीमर आपका बन कैसे रहा है, मतलब ये योग से बन रहा है या किसी और घटाने से बन रहा है। बेसिकली एडिशन पॉलीमराइजेशन, और दूसरा होता है आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ये दो इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन है, तो इनको अच्छे से हमें समझना है एक एक चीज़, ठीक है। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन या योगात्मक बहुलकीकरण क्या होता है? इसके नाम से ही क्लियर है, इसमें सिर्फ योग होगा। क्या होगा? योग। आप मोनोमर लो, उस मोनोमर के जितने भी आपने यूनिट्स लिए, मान लो आप एन यूनिट्स लिए, सारे के सारे कंबाइन होकर के पॉलीमर बनाएंगे और कुछ नहीं बचेगा आपका। मतलब आपने जितना कर डाला उस फैक्ट्री में, उस केमिकल इंडस्ट्री में जिससे आप पॉलीमर बनाना चाहते हो, पूरा का पूरा ऐड होकर के कंज्यूम हो जाएगा और पॉलीमर आपका बन जाएगा। इन जनरल इस ऐसे जब सारे मोनोमर जुड़कर एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करते हैं तो उसी को हम एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। इसमें सिर्फ एडिशन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे आपका एग्जांपल था ना, CH2 आपके जितने यूनिट थे सारे के यूनिट लाइन से आपके जुड़ जाएंगे। दैट इज योर एडिशन पॉलीमराइजेशन। इसके एग्जांपल है पीएस। पीएस का मतलब होता है पॉलीस्टाइरीन, पीवीसी का मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीई का मतलब होता है पॉलीथीन या फिर पॉलीइथाइलिन, दोनों एक ही चीज है। इसको आप पॉली पीई बोल सकते हो या पॉलीइथाइलिन भी बोल सकते हो या फिर आप पॉलीथीन बोल सकते हो, तीनों चीजें हैं आपके पास, ठीक है। फिर आता है आपका टेफ्लॉन, तो हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से। ये आपके में स्पेशली डिटेल में है। पहली कैटेगरी है पॉलीथीन की। तो पॉलीथीन का बेसिक यूनिट आपको पता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, मोनोमर आपका यही है। इस मोनोमर को हम रिपीट करेंगे डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर में, तो आपका पॉलीमर बन जाना है। इसके दो टाइप थे, एक है आपका LDPE, एक है आपका HDPE। LDPE का मतलब है लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन या एथीन, निम्न घनत्व पॉलीथीन। निम्न घनत्व मतलब क्या, कि ऐसी जो पॉलीथीन बनेगी हल्की होगी और बहुत ज़्यादा डेंस नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसी पॉलीथीन को बनाने के लिए हम जो टेम्परेचर यूज़ करते हैं वो टेम्परेचर है आपका, देखिए वो टेम्परेचर है आपका 350 से 600 केल्विन। वो जो टेम्परेचर है आपका वो क्या है, वो जो टेम्परेचर है आपका वो है आपका 350 से 600 केल्विन। और जो प्रेशर है वो आपका 1500 से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है।
इस प्रेशर पर आप जब बनाओगे तो आपको LDPE मिलेगा। मतलब यहाँ पे आप जो टेम्परेचर है, जो प्रेशर है, अगर आप टेम्परेचर रखोगे इतना 350 से 600 केल्विन और प्रेशर रखोगे आप 1500 से 2000 एटीएम, तो आपकी ये रिएक्शन परफॉर्म होगी और आपको LDPE, लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, निम्न घनत्व वाली पॉलीथीन प्राप्त होगी। इसका यूज आप कहाँ करते हो? खिलौने और पाइप वगैरह बनाने में यूज करते हो। फिर दूसरी कैटेगरी है आपकी HDPE। HDPE मतलब हाई डेंसिटी पॉलीएथाइलिन, उच्च घनत्व वाली। ये आपकी डेंस होगी, ज़्यादा घनत्व होगा इस पॉलीथीन का। ये आपकी बनती है जब टेम्परेचर लोगे 330 केल्विन, यहाँ पे टी और पी टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन से आप 330 केल्विन लो और प्रेशर 5 से 7 एटीएम रखो। और सबसे इंपॉर्टेंट जिगलर नट्टा कैटालिस्ट। ये क्या चीज़ है देखो, ये आपका जिगलर नट्टा कैटालिस्ट। जिगलर नट्टा कैटलिस्ट आपका HDPE में यूज होता है। क्यों होता है यूज? क्योंकि जो आपकी LDPE होती है, अगर आप गौर से देखो यहाँ पे, देखो ये जो आपकी HDPE है, ये आपकी लीनियर है। तो हर कोई चाहता है कि जो पॉलीमर बने लीनियर बने। क्यों? क्योंकि उसका एक्सट्रैक्ट करना उसे आसान होता है, उसको यूज करना आसान होता है। तो जब हम जिगलर नट्टा कैटलिस्ट यूज करते हैं, जिगलर नट्टा, तो हमें ऐसे लीनियर पॉलीमर मिलते हैं। ये इसकी खास बात है जिगलर नट्टा कैटलिस्ट यूज करने की। ये एक तरह का कैटलिस्ट होता है, ये इंड्यूस करता है कि आपका पॉलीमर ऐसे इसी डायरेक्शन में जाए। और अगर आप कैटलिस्ट ऐड नहीं करोगे तो आपका जो पॉलीमराइज है ना, टेढ़ा मेढ़ा होगा। आप इसको ऐसे समझो कि जब मैं क्लास में होता हूँ तो आप लोग बहुत अच्छे शांत बैठे रहते हो, एकदम सिस्टमेटिक अच्छे बच्चों की तरह से बैठे रहते हो। क्यों बैठे रहते हो? क्योंकि मैं क्लास में हूँ। तो मैं सपोज करूँ जिगलर नट्टा हूँ, मैं खुद नहीं बैठूंगा पर आप लोगों को अच्छे से बैठा लूंगा इस तरह से, लाइन से। बट अगर मान लो कोई टीचर क्लास में नहीं है, तब आप क्या करोगे? तब आप क्या करोगे? तब रैंडमली बैठोगे अपने हिसाब से, ऐसे 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 ऐसे, जहां जिसका मन कर रहा है वैसे रैंडमली। तो वो आप फ्री हो, तो तब आप वहां ब्रांचिंग करोगे। तो आप क्या करना है, आपको क्या करना है, ये चीज आपको देखनी है। ये जिगलर नट्टा कैटलिस्ट, जब जिगलर नट्टा कैटलिस्ट डालेंगे तो हमें HDPE मिलेगी और ये लीनियर होती है। और जब आप ये यूज नहीं करोगे, नॉर्मल यूज करोगे, तो आपका LDPE बनेगा और ये आपका ब्रांच होता है। ठीक है, तो ये आपका हुआ पॉलीथीन के बारे में। फिर दूसरी कैटेगरी आपकी आती है PVC, पॉली विनाइल क्लोराइड, PVC। तो PVC का देखिए, जनरली इस तरह क्वेश्चंस में क्या आता है, ये आ जाता है कि आप मोनोमर लिखिए। आपसे पूछा जा सकता है कि PVC का मोनोमर लिखिए, PS का मोनोमर लिखिए, फुल फॉर्म लिखिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे फ्रेम हो सकते हैं। तो आपको फुल फॉर्म भी याद रखने हैं, मोनोमर भी याद रखना है, और यूजेस आप एक दो दो सबके यूजेस याद कर लीजिए तो वो इनफ है। यूज तो सबके कॉमन ही होते हैं, प्लास्टिक बनाना है, कुछ कुछ करना है, ये तो आपको मिल जाएगा। जैसे फिर यहाँ पे आपका PVC है, PVC के केस में क्या है, पॉली विनाइल क्लोराइड। तो ये है आपका विनाइल क्लोराइड, ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। जब इसको आप हाई प्रेशर पे और मल्टीपल टाइम्स इसके एन यूनिट लोगे तो ये आपका क्या होगा, वही मैंने बताया, इसका इस वाले बॉन्ड को यहाँ पे आप खोल दो ऐसे, और इसको एक यहाँ कर दो, एक यहाँ कर दो, और ऐसे एन लिख दो। लीजिए आपका बन गया, ये आपका बन गया PVC। कितना सिंपल है बनाना, देखिए। तो इसका यूज कहाँ पर होता है? पाइप बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, इलेक्ट्रिकल आइटम्स बनाने में। आपको कुछ नहीं करना, जैसे ये आपका ये है ना CH2 इसका इस वाले बॉन्ड को आप ब्रेक करो, एक इधर कर दो, एक इधर कर दो, और ऐसे बना के लिख दो। तो वही मैंने लिखा है और कुछ नहीं किया, आपके सामने इधर देखिए, और यहाँ पे एन लगा दो, बस हो गया। फिर है दूसरा आपका तीसरा है आपका पॉलीस्टाइरीन या PS। ये PS क्या है? पॉलीस्टाइरीन। तो आपका ये स्टाइरीन का स्ट्रक्चर अगर आपको पता है तो आप पॉलीस्टाइरीन भी समझ जाओगे। तो आपका स्टाइरीन होता है ये, देखो आपने पहले CH2 बनाना है ऐसे, फिर इस CH2 को, इस H को गायब करो यहाँ से ऐसे, और यहाँ पे बना दो आप ये ऐसे बेंजीन रिंग। तो ये आपका बन गया स्टाइरीन। और इसी स्टाइरीन को आप कैटलिस्ट लो, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन लगाओ, और फिर आप इस डबल बॉन्ड को खोल दो यहाँ से ऐसे, इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, ऐसे करके एन लगा दो। तो ये आपका बन गया PS, पॉली स्टाइरीन। कितना सिंपल है बनाना, तो आप इस तरह करके बना सकते हो। इसको बन गया आपका पॉली स्टाइरीन, PS। इसका यूज कहाँ होता है? प्लास्टिक बनाने में, बॉटल बनाने में, फ्रिज बनाने में, सब चीज़ों में यूज होता है। अगला है आपका टेफलॉन, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। टेफलॉन, इसका फुल फॉर्म होता है पॉली टेट्रा फ्लोरोइथाइलिन, इसका मोनोमर है। क्या है इसका मोनोमर? इसका मोनोमर देखिए, जैसे आपका CH2 था, तो यहाँ पे आप इस H को रिप्लेस कर दो, यहाँ पे आप बना दो ये CF2 डबल बॉन्ड CF2। तो ये जो मोनोमर है आपका टेफलॉन का मोनोमर है। इसको बोलते हैं टेट्रा फ्लोरोइथाइलिन। टेट्रा फ्लोरोइथाइलिन, देखो लिखा हुआ आपके सामने, टेट्रा फ्लोरोइथाइलिन। तो ये क्या है? टेफलॉन का मोनोमर है।
अब वही इसके आप एन यूनिट्स लोगे तो अब क्या करोगे, आप इसको यहाँ से बॉन्ड खोलो, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, दोनों को ऐसे जोड़ के, दोनों का आप ऐसे जोड़ के ऐसे लिख दो, तो ये आपका बन गया टेफ्लॉन। रेडी है आपका टेफ्लॉन। ठीक है, तो ऐसे आपका टेफ्लॉन का मोनोमर बन जाएगा। इसका यूज होता है आपका नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में। तो टेफ्लॉन की कोटिंग होती है हमारे बर्तनों में, किचन में जो होते हैं ना, ब्लैक ब्लैक कलर के बर्तन होते हैं, नॉन स्टिकी कुकिंग फ्यूल्स, मतलब जो होता है कुकिंग बर्तन होते हैं हमारे नॉन स्टिक कुकवेयर, उसमें आपका टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है, वहाँ यूज होता है अच्छे से। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। फिर दूसरी कैटेगरी है इसकी कंडेंसेशन पॉलीमर। देखिए पहली कैटेगरी क्या थी आपकी, एडिशन थी। तो एडिशन में क्या था, आप जितना भी ऐड करोगे मोनोमर वो आपका पॉलीमर बन जाएगा। ये कुछ इसके एग्जाम्पल थे, जैसे पॉलीथाइलीन, पॉलीस्टाइरीन, पीवीसी, टेफ्लॉन, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं एडिशन पॉलीमर के। ठीक है, अब दूसरी कैटेगरी है कंडेंसेशन पॉलीमर। इसमें क्या होता है देखो, इसमें होता है आपका क्या, इसमें कुछ ना कुछ नाम से ही क्लियर है ना कि कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, संघनन, मतलब कुछ ना कुछ इसमें निकलेगा। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन क्या है, ऐसे पॉलीमर जिनका निर्माण दो या दो से अधिक मोनोमर से होता है कि कंडेंसेशन से होता है। तो कंडेंसेशन का मतलब क्या है कि इस प्रोसेस में स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे वाटर, अमोनिया, CO2, ये सब आपके निकलेंगे। जनरली वाटर सबसे ज्यादा निकलता है। तो कंडेंसेशन का मतलब क्या है, आपके मोनोमर मिलेंगे, एक मोनोमर ए दूसरा मोनोमर बी, दोनों मिलके कुछ ना कुछ वाटर निकालेंगे, कुछ ना कुछ गैस निकालेंगे, और फिर आपके पॉलीमर का ऐसे निर्माण करेंगे, ऐसे रिपीटिंग यूनिट्स बनाएंगे। ओके, तो उसको ऐसे समझिए कंडेंसेशन में क्या होगा। पहला है आपका नायलॉन 6। इसको हम नायलॉन 6 बोलते हैं या फिर पैरलॉन बोलते हैं, PERLON। आपको ये नाम भी याद रखना है, ठीक है, परलॉन या फिर नायलॉन 6। नायलॉन 6 ज्यादा कॉमन है, परलॉन की चांस कम है। तो नायलॉन 6 क्यों बोला इसको, इसको 6 बोलने का मतलब ये है कि इसमें 6 कार्बन है। देखिए, एक कार्बन ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आई थिंक मैंने गलत बना दिया है ये स्ट्रक्चर, ये मैं दोबारा से बनाता हूँ, ये गलत है, ये स्ट्रक्चर गलत है। ठीक है, इसमें 6 कार्बन नहीं है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये कुछ आपका ऐसे बना होगा, ऐसे बनेगा ये। ठीक है, मतलब ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन, ये 6 कार्बन, और ये आपका नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आपके 6 कार्बन है ना, तो ये स्ट्रक्चर गलत है, ये वाला सही है। ठीक है, इसी को आप बोलोगे कैप्रोलेक्टम। जो आपका कैप्रोलेक्टम है, इसमें 1 कार्बन मिसिंग है, वो मैंने यहाँ बना दिया आपको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि इसकी जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं और वाटर से रिएक्शन कराते हैं, तो ये क्या करता है, ओपन हो जाता है यहाँ से आप इसको ब्रेक कर दो, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ से आप ब्रेक करोगे। तो ब्रेक करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ से मैंने इसको मिटा देता हूँ, खाली कर देता हूँ। यहाँ से आपने इसको ब्रेक कर दिया, तो एक बॉन्ड इसका यहाँ खोल दो, एक बॉन्ड इसका यहाँ खोल दो। ठीक, आपने भी खोल दिया। अब आप एक काम करो, अब आप इसको लो, इसको ऐसे इधर ऊपर ऊपर की तरफ खोल के लिख दो, इसको वापस खोल के लिख दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो NH इधर, फिर ये आपका CH2, ये आपका CH2, फिर ये आपका CH2, ये वाला CH2, फिर ये आपका CH2, ये CH2, फिर आपका ये CH2, ये CH2, फिर आपका ये CH2, ये CH2, फिर लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, ये COO। तो ये आपका CO खाली हो गया। बेसिकली कितने कार्बन हो गए आपके, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, वापस से देखो, NH और CH2 का 5, क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 तो सेम CH2 है, 5, और लास्ट में CO लगा दिया, ऐसे मैंने, ऐसे, और यहाँ N लिख दिया। तो ये आपका बन गया नायलॉन 6। फिर से आप समझो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार, देखो मैं बैक कर रहा हूँ इसको, स्टेप को, देखो फिर से मैं बैक कर रहा हूँ। ये आपका कैप्रोलेक्टम है, फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, ये आपका कैप्रोलेक्टम है। ये आपको याद करना पड़ेगा इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, वैसे तो एग्जाम में चांस बहुत कम है आने के रिएक्शन के, पर क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप एक बार इसको गो थ्रू के जरूर जाइएगा। तो इसमें क्या है कि आप देखिए, आपको 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन, इसलिए इसको नायलॉन 6 बोल रहे हैं। मैंने इसको यहाँ से मुझे ब्रेक कर दिया, मैंने इसको यहाँ से ऐसे ब्रेक, जब मैं इसको यहाँ से ब्रेक करूंगा तो यहाँ से बॉन्ड तोड़ूंगा, ऐसे खाली कर दूंगा, और 2 बॉन्ड इसका, एक यहाँ खाली कर दिया, एक यहाँ खाली कर दिया, और फिर इसको पकड़ के उठा करके इसको इस तरफ लिख दिया, इसको इस तरफ लिख दिया। तो वही है आपका जो लॉन्ग चेन मैंने ओपन करी है, ये आपकी कुछ कुछ ऐसी बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी, ऐसी ऐसी, CO एक तरफ, ये CH2 5 एक तरफ, NH एक तरफ, और ये N। तो ये आपका नायलॉन 6 है। नायलॉन की आपकी रस्सी बनती है, कपड़े बनते हैं, ये सब टायर वगैरह बनते हैं, ये इसकी यूजेस है।
सबसे इंपॉर्टेंट है ये नायलॉन 66। इसमें आपको कंडेंसेशन अच्छे से समझ में आएगा। उस वाले में आपको कंडेंसेशन थोड़ा कम समझ में आया था, मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ वाटर वगैरह निकला नहीं था, लेकिन निकलता उसमें भी है, ठीक है। तो इसमें उसमें क्या होता है, देखिए इसको, इस प्रोसेस में क्या है कि आपके सामने मैंने लिखा एच डी एम ए। एच डी एम ए का मतलब होता है हेक्सा मिथिलीन डाईएमीन। एच एम डी होगा, सॉरी, हेक्सा मिथिलीन डाईएमीन। हेक्सा मिथाइलीन, अब मेरे साथ नोट करते जाइए इसको, ठीक है। डाई एमीन, मतलब कि ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर है, ये इसको अगर मैं लॉन्ग फॉर्म में लिखूं तो कुछ ऐसे लिखूंगा, देखिए। NH2, 1 2 3 4 5 6 और NH2, मतलब आपके जो 6 कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, यही है आपका CH2 6। इसी को हम लोग बोलते हैं HMDA, हेक्सा मिथाइलिन डाईअमीन। मतलब हेक्सा मिथाइलिन मतलब 6 हैं आपके मिथाइलिन ग्रुप। तो ये जो CH2 के आपके 6 ग्रुप है हेक्सा, और डाईअमीन, तो ये आपका एक NH2 ग्रुप ये है, एक NH2 ग्रुप ये है, एक अमीन ग्रुप ये है, एक अमीन ये ग्रुप है। बेसिकली डाई अमीन, दो आपके अमीन हो गए, और हेक्सा मतलब 6, 1 2 3 4 5 6, 6 आपके मिथाइलिन ग्रुप हो गए। तो ये है आपका HMDA का स्ट्रक्चर। ओके। फिर दूसरा है आपका एडिपिक एसिड। तो एडिपिक एसिड को मैं खोल के लिख देता हूँ आपके सामने। एडिपिक एसिड आपका ऐसे ये होता है, COH, बीच में CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर ये COOH, ऐसे। इसे भी आप काउंट करो, इसमें भी 6 मिलेंगे आपको, 1 2 3 4 5 6। तो जो एक 6 आया है वो इस वाले के 6 कार्बन का है, और ये जो दूसरा 6 आया है ये इस वाले के 6 कार्बन का है। मतलब HMDA का एक का है आपका, HMDA के 6 कार्बन का एक 6 है, और ये आपके एडिपिक एसिड का एक 6 है। तो इसको भी अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ऐसे, जैसे मैंने यहाँ बनाया हुआ है, COOH, बीच में 4 आपसे बना दो ऐसे, और इसको ऐसे कर दो। तो दिस इज योर एडिपिक एसिड। अब इन दोनों की ना करानी है मेरी रिएक्शन। देखो रिएक्शन कैसे होगी, जैसे मैं आपके सामने रिएक्शन कराता हूँ, थोड़ा अच्छे से देखिएगा इसको ध्यान से। यह आपका NH2, ये आपका CH2 का 6, फिर यहाँ पे देखिए NH, मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको। फिर मैंने यहाँ पे मैं ब्लू पेन यूज करता हूँ, HOCO, CH2 का 4, और ये COOH। अब होगा क्या कि देखो आप गौर से इसको, कि यहाँ पे मैं ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से ऐसे निकाल रहा हूँ। फिर से आप देखो, देखो यहाँ पे ये बॉन्ड बना हुआ है इनके बीच में, ठीक है। इसको मैं अच्छे से थोड़ा बना देता हूँ। ये देखिए मान लो बॉन्ड आपका ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस H2O को यहाँ से निकाल रहा हूँ। किसको निकाल रहा हूँ, इस H2O को। ये माइनस वाटर मैंने कर दिया, यही लिखा हुआ है, देखिए हाई टेम्परेचर प्रेशर पे मैंने माइनस वाटर निकाल दिया। तो जब मैं ये माइनस H2O करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो आप स्ट्रक्चर फिर से इसका, ये आपका ये NH है, वैसे का वैसे मैंने लिख दिया NH। यहाँ पे ये तो गायब हो गया आपका, हट गया। तो ये सीधा अब आप किससे कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, देखो ये ऐसे यहाँ से आपका हट गया, वाटर तो मैंने हटा दिया, ठीक है। तो ये आपका सीधा सीधा आप इस बॉन्ड को डायरेक्ट जोड़ दो ऐसे, लो यही तो है, CO, CH2 4, CO, ऐसे छोड़ दो यहाँ पे, और यहाँ CH2, और यहाँ 6, और यहाँ NH, फिर इसको ऐसे छोड़ दो। यही तो है आपका नायलॉन 66, और क्या है, देखिए इसको गौर से। इसमें क्या हो रहा है, एक 6 आपका ये 6 है, और दूसरा 6 आपका ये 6 है। इसका नाम क्या पड़ गया, नायलॉन 66। आप एक बार यूट्यूब पे इसको, जब मैं मेरी वीडियो देखना तो इसको आप बैक करके एक बार फिर से देख लेना, कैसे मैंने रिएक्शन कराई है, कैसे मैंने इन दोनों के बीच में यहाँ से वाटर निकाला है। सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, बाकी ये आपका ये जो बॉन्ड बना है, ये देख रहे हो, ये NH और ये CO जो यहाँ बना रखा है मैंने, NHCO, यही आपका बेसिक लिंकेज है। इसी को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें वाटर निकाला, वाटर निकाला, कोई स्मॉल गैस निकाली। एडिशन के केस में ऐसा कुछ नहीं निकल रहा था। एडिशन में हम जितना डाल रहे थे सब कुछ ऐड होता जा रहा था, सारे मोनोमर जुड़ जा रहे थे। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा आपका एग्जाम्पल है बेकेलाइट। इसका दूसरा नाम है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। अगर आपको ये फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड याद रहेगा तो आप कभी भूलोगे ही नहीं बेकेलाइट है क्या।
बैकेलाइट एक तरह का प्लास्टिक होता है जो हार्ड प्लास्टिक बनाने के काम में आता है हमारे। तो क्योंकि ये फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से बना है, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से बना है, इस वजह से इसको फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी बोलते हैं। तो देखो आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं, तीन चार टॉपिक और बचे, तीन चार स्लाइड्स और बची हैं, इसको आप समझिए थोड़ा सा। तो फिनॉल आपने लिया, फिनॉल क्या होता है आपका, ये फिनॉल है ऐसे, ठीक है। और ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, ये फिनॉल है, और ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड आपका क्या होता है, ये होता है, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप इसको ऐसे समझो ना कि फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड में क्या होता है कि, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड में क्या होता है कि आपका पहले ये बनता है, क्या बनता है, जो इनकी रिएक्शन होती है वो आपकी पहले डबल बॉन्ड क्या करेगा, इनसे जुड़ेगा और ये बना देगा CH2OH और OH, ठीक है। अब ये रिएक्शन कैसे हो रही है, मैकेनिज्म कैसे हो रही है, एक मैकेनिज्म का विषय है जो मैं सीक्रेट, जो मैं इसको बता सकता हूँ, बट आपके अभी इंटरेस्ट से बाहर है। क्यों, क्योंकि इसमें एरोमेटिक रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगी जो थोड़ा सा ज़्यादा डिमांड करती है, जो थोड़ा सा ज़्यादा, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है इसको समझाने की। आप मुझे क्लास में इसके बारे में पूछ सकते हैं कैसे एक्चुअल में रिएक्शन हो रही है, बट आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि रफली ये ऐड कैसे हो रहे हैं। तो बेसिकली ये जो CH2OH है ये इस पोजीशन में यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ऐसे, ऐसे ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक। अब जैसे आपका ये जोड़ा ना, जैसे अब आपने, सॉरी, जैसे आपने भी जोड़ दिया, ठीक है। अब आप क्या करो, जो यहाँ पे आपका H है ना, ये वापस से इस H2O को निकाल देगा, बाहर कर देगा। फिर से आप देखो एक बार, यहाँ पे एक H है आपका ऑलरेडी छुपा हुआ, ठीक। तो वो इस H2O को बाहर करके -H2O कर देगा, और आपका क्या बन जाएगा, कुछ कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसे। देख रहे हो आप, गौर से आप देखो, ये आपकी लिंकेज बन गई, ये दो यूनिट आपके जुड़ गए। इस तरह करते करते अगर आप लंबी सीरीज जोड़ दोगे तो आपकी सारी सारी सीरीज जुड़ जाएंगी। लंबा लंबा भी चैन में जुड़ेगा, CH2 देख रहे हो, और ये आपका ऐसे ऐसे भी जुड़ेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे भी। तो ये क्या है, अगर आप गौर से देखो तो क्रॉस लिंक ही तो है ये, ऐसे ऐसे ऐसे। इस वजह से ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, ओके। इसी को हम बैकेलाइट बोलते हैं। मतलब कि क्या, कि पहले आपकी यूनिट सारे ऐसे जुड़ेंगे हॉरिजॉन्टली, फिर वर्टिकली भी जुड़ेंगे। मतलब जैसे जो आपका ये यहाँ पे था, यहाँ भी CH2 ग्रुप आ रहा है, यहाँ भी CH2 आ रहा है, यहाँ भी पॉलीमर बन रहा है, और यहाँ भी पॉलीमर आपका बन रहा है, ऐसे 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 ऐसे। तो आप ये समझ लो, ये कुछ कुछ जो आपका डायग्राम है इसे आपको रेप्लिकेट कर देना है। ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉलीमर होता है, वेरी हार्ड पॉलीमर, क्योंकि इसे बहुत सारी ब्रांच बन रही है, क्रॉस लिंक्स, जिसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे बैकेलाइट। फिर आपका जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। आप इसको ऐसे समझिए, अभी आप स्लाइड देख रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूँ। तो अभी आप इसको ऐसे देखिए कि जैसे आपने दो तीन तरह के प्लास्टिक अपनी लाइफ में देखे होंगे। कुछ होते हैं जिनको हम हीट करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं, तो जैसे ही सॉफ्ट हो जाते हैं वापस से उनको जब कूल करते हैं तो वापस से वो नॉर्मल हो जाते हैं। नॉर्मल प्लास्टिक को आप हीट करोगे तो वो क्या होगा, सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट वाले को कूल करोगे वापस से नॉर्मल हो जाएगा। एक कैटेगरी होती है आपकी थर्मोप्लास्ट, एक होती है की कैटेगरी, ये जो कैटेगरी होती है इसी को बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। दूसरी कैटेगरी होती है प्लास्टिक की, जब आप इनको हीट करोगे तो ये सॉफ्ट तो हो जाएंगे, लेकिन जब वापस ये कूल होंगे तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे, हार्ड, मतलब कि इनको इतने कठोर हो जाएंगे कि आप फिर इनको चेंज नहीं कर सकते। आप इनमें दोबारा से हीट ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, मतलब आप इनको दोबारा से हीट नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि ये ब्रेक कर जाएंगे फिर आपके। जैसे आप बाल्टी का एग्जाम्पल लो, बाल्टी को आप अगर हर्ट करोगे तो सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन उसे फिर दोबारा आप सॉफ्ट नहीं कर पाओगे, फिर वो ब्रेक कर जाएगी, ठीक है। लेकिन आपके कुछ और पॉलीमर होते हैं जिनको आप हॉट करोगे तो सॉफ्ट हो जाते हैं, वापस से ठंडे हो जाते हैं, तो ये होता रहता है। तो ये आपके थर्मोप्लास्टिक हुए, ऐसे प्लास्टिक जिनको गर्म करने पर वो मुलायम हो जाते हैं और पिघल जाते हैं, ठीक है।
और जो थर्मोसेटिंग होते हैं, ये गर्म करने पर आपका जलना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, जैसे आप बाल्टी वगैरह करोगे तो जलना प्रारंभ कर देंगे। ठीक, इनको हीट दे करके आप किसी भी आकार में ढाल सकते हो, सॉफ्ट बना सकते हो, लेकिन इनको आप किसी भी आकृति में ढाल नहीं सकते, ये बहुत हार्ड होते हैं। ओके, ये कम भंगुर होते हैं, मतलब आसानी से ब्रेक नहीं होंगे। ये सॉफ्ट होते हैं क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होते हैं, मुड़ जाएंगे। ये आपके ब्रेक हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ये आपके मोल्ड नहीं होंगे, ये सीधा ब्रेक करेंगे। इनका निर्माण एडिशन पॉलीमराइजेशन द्वारा होता है। जैसे आपने पॉलीइथाइलिन, पॉलीस्टाइरिन, पीवीसी, इस सब के बारे में अब तक आप पढ़ चुके हैं बैक स्लाइड में, एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंडर। तो ये सारे आपके थर्मोप्लास्टिक होते हैं। इनका निर्माण जो आपके थर्मोसेटिंग जो हार्ड होते हैं, इनका आपका कंडेंसेशन पॉलीमर से होता है। कंडेंसेशन से होगा, जैसे बैकेलाइट का भी हमने देखा, तो ये एक एग्जाम्पल है आपके थर्मोसेटिंग का। इनकी संरचना रेखीय होती है, ऐसे रेखीय होती है। और इनकी संरचना आपकी त्रिविमीय होती है। रेखीय मतलब ऐसे, और त्रिविमीय मतलब ऐसे ब्लॉक बनेंगे, सारे क्रॉस बनेंगे, जैसे बैकेलाइट कैसे बने थे वो। तो आई होप आपको ये डाउट क्लियर होगा, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, थर्मोसेटिंग क्या होता है। थर्मोसेटिंग आप इन्हें गर्म करोगे सॉफ्ट हो जाएंगे, ये आपकी जलना प्रारंभ करेंगे। इनको आप शेप एंड साइज चेंज कर सकते हो, इनके साथ आप नहीं कर सकते। ये आपके ब्रेक जल्दी ही नहीं करेंगे, ये आपके ब्रेक नहीं करेंगे, ये सॉफ्ट होते हैं, और ये आपकी बहुत जल्दी ब्रेक कर जाएंगे। ये आप एडिशन पॉलीमर से बनाओगे, आप कंडेंसेशन पॉलीमर से बनाओगे। इसका एग्जाम्पल है पॉलीइथाइलिन, पीएस, पीवीसी। इसका है आपका बैकेलाइट। आई होप आपको क्लियर होगा। फिर आपका टॉपिक है अगला, रबड़ क्या होती है। तो आपने देखा होगा कि रबड़ जो आप रबड़ में यूज करते हैं, स्ट्रेच बैंड वगैरह, और भी कई जगह की जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है रबड़ की, वो क्या होती हैं। आप खींचते हो रबड़ को, ये वापस अपनी लोकेशन में आ जाता है ना। तो वैसे ही मटेरियल होते हैं। तो रबड़ क्या है, ऐसे पॉलीमर जिनमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। इलास्टिक का मतलब क्या, पहले आपने खींचा रबड़ बैंड को तो खिंच जाएगा लंबा, और वापस फिर अपनी जगह पे आ जाएगा, रीशेप गेन कर लेगा, अपनी आकृति वापस ले लेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये वीक मॉलिकुलर फोर्सेस से जुड़े होते हैं, इसलिए हम इनको स्ट्रेच कर पाते हैं, इसलिए हम इनको फैला पाते हैं। अगर ये स्ट्रांग फोर्स से होते तो नहीं खींच पाते हम। समझ गए, क्योंकि इनके बीच जो लगने वाले जो फोर्स हैं, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स हैं, कमजोर अंतराण्विक बल हैं, कमजोर अंतर आणविक बल है, अंतराण्विक बल, कमजोर अंतराण्विक बल है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इसी में एक आपका आता है नेचुरल रबड़ क्या होती है। तो नेचुरल रबड़ अगर आपने सुना होगा, तो जैसे हमारा जो केरल है, वहाँ पे कुछ रबड़ के पेड़ होते हैं। फिर वहाँ पे लोग, वहाँ के लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे इसमें कट लगाते हैं पेड़ में, और रबड़ के दूध को कलेक्ट करते हैं, रबड़ के दूध को। उस दूध से ये रबड़ बनाई जाती है। ठीक है, उस पेड़ का नाम क्या है, हैविया ब्रासिलियंसिस। आप इसको देख लीजिएगा, इसका नाम नोट कर लीजिएगा, वैसे आएगा नहीं है, चांस कम है, बट फिर भी आपकी नॉलेज की जरूरी है। हैविया ब्रासिलियंसिस नाम के पौधे से आप लेटेक्स बनाते हो, जिससे आपकी रबड़ बनती है। तो नेचुरल रबड़ का फॉर्मूला है, आपका सूत्र है ये। इसको बोलते हैं आइसोप्रीन। क्या बोलते हैं, आइसोप्रीन, प्रीन प्रीन आइसोप्रीन। आइसोप्रीन कैसे बनी है आपकी, देखो, ये सिंपली ये स्ट्रक्चर है आपका आइसोप्रीन का, ये सी, ये सी एच, ये सी एच टू। बेसिकली आप इसको ऐसे समझ लो कि आपने जो भी ब्यूटाडाइन बनाया था, ब्यूटाडाइन बना दो, यही है आपका ब्यूटाडाइन, जो आपने थोड़ी देर पहले बनाया था। उस ब्यूटाडाइन का आप ये गायब कर दो यहाँ से, एक बॉन्ड गायब करो यहाँ से, बॉन्ड रहने दो, सॉरी, इस हाइड्रोजन गायब कर दो, इस हाइड्रोजन को गायब करके यहाँ पे सी एच थ्री लगा दो, बस यही एक्स्ट्रा है। तो ये आपकी बन गई नेचुरल रबड़। ठीक है, ये आपकी बन गई नेचुरल रबड़। तो नेचुरल रबड़ आपकी दो तरीके की होती है, सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर। तो अभी सिस ट्रांस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक जल्दी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अगर दो सेम ग्रुप यहाँ पे लगा दिए, जैसे मैंने ये सी एच थ्री, ये सी एच थ्री, ये एच, ये एच, तो ये आपका सिस फॉर्म है। सिस मतलब दोनों जो सी एच थ्री ऊपर की तरफ है। वहीं पे मान लो मैं स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना दूं, सी एच थ्री इस तरफ, एक सी एच थ्री इस तरफ, एक एच इस तरफ, एक एच इस तरफ। इस स्ट्रक्चर में क्या अंतर है, इसमें एक सी एच थ्री ऊपर की तरफ, दूसरी तरफ एच ऊपर है, और जो दूसरा सी एच थ्री अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब एक ऊपर एक नीचे ऐसा है ना, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांस। तो सेम कॉन्सेप्ट पर जब आइसोमर बनता है रबड़ के साथ, तो इसी को हम सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर कहते हैं। आप इसको एक बार देख लो सिंपली। देखो इस केस में क्या, सी एच टू सब ऊपर है, सारे ऊपर की तरफ है। ये सी एच थ्री तो रहेगा, इसकी चिंता मत आप करो। ठीक है, ये सब देखो, जो सी एच टू है, सारे ऊपर की तरफ है, इस वजह से ये सिस है। और यहाँ पे देखो, एक सी एच टू ऊपर की तरफ, एक सी एच टू नीचे की तरफ। फिर से आप देखो, ये सी एच टू नीचे की तरफ, ये सी एच टू ऊपर की तरफ, इसलिए ट्रांस है। यहाँ पे ये सी एच टू ऊपर की तरफ, ये सी एच टू ऊपर, दोनों ऊपर की तरफ, इसलिए सिस है। ठीक है, आई होप आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर होगा। इसको आप ड्रॉ कर लेना एक बार देख के। ठीक है,
फिर आज की टॉपिक की लास्ट स्लाइड है, सिंथेटिक रबड़ क्या होती है। सिंथेटिक मतलब देखो, अभी जैसे आपने रबड़ देखी, तो रबड़ मतलब जिसके अंदर स्ट्रेचिंग की प्रॉपर्टी हो, इलास्टिक प्रॉपर्टी हो, तो ये नेचुरल भी हो सकती है, जो भी थोड़ी देर पहले हमने देखा, जिसको हम रबड़ के पेड़ के दूध से निकाल के बनाते हैं। दूसरा है, आप इसको खुद से बना सकते हो, कृत्रिम विधियों से भी। कृत्रिम विधियों से बनाते हो तो आपका बूना एस, जैसे ये आपका कृत्रिम विधि है। बूना एस कहाँ पर है आपका, देखो ये आपका बूना एस है। कहाँ गया बूना सी, देखो आपका बूना एस सही है। तो ये भी एक रबड़ है एक तरह की। ये क्या है, ये रबड़ है। ये रबड़ आपने कैसे बनाई, ये आपने आर्टिफिशियली बनाई। ये आपकी सिंथेटिक रबड़ है, खुद से बनाई, आपने लैब में बनाई, इसलिए इसको हम सिंथेटिक रबड़ बोलेंगे। सिंथेटिक रबड़ में आप इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए, बूना एस। कैसे बनाई वो भी हम लोग थोड़ी देर पहले देखा था कि इधर डबल बॉन्ड था, इधर डबल बॉन्ड था, इन दोनों को हमने ओपन कर दिया, तो ये डबल बॉन्ड इनके यहाँ बीच में आ गया, देखो यहाँ बीच में डबल बॉन्ड आ गया, और फिर ये ऐसे ऐसे खुल के ओपन हो गया, ये आपस में ऐसे जुड़ गए। आप वीडियो को रिवर्स करके देखोगे, आपको मिल जाएगा। ओके, ये आपका होगा सिंथेटिक रबड़। फिर आपका लास्ट टॉपिक है वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ क्या होता है। इसका हिंदी में तो हम लोग वल्कनाइजेशन ही लिखते हैं, वल्कनाइजेशन। रबड़ का वल्कनाइजेशन ऐसे लिख देते हैं, रबड़ का वल्कनाइजेशन। तो वल्कनाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखिए, जो आपकी नेचुरल रबड़ होती है, जो आपको प्राकृतिक रूप से रबड़ मिलती है, ये बहुत कमजोर होती है और लेस इलास्टिक होती है। मतलब बहुत स्ट्रांग नहीं होती, बहुत ज़्यादा उसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टीज नहीं होती, आप खींचोगे तो डैमेज हो जाएगा। लेकिन जब आप 100 से 140 डिग्री सेल्सियस में आप उसको हीट करते हो, और उसमें आप सल्फर ऐड करते हो, क्या ऐड करते हो, सल्फर। जब आप उसमें सल्फर ऐड करते हो, तो क्या होता है कि रबड़ जो है आपकी स्ट्रांग हो जाती है, मोर स्ट्रांग रबड़, और हाई इलास्टिसिटी। तो मतलब रबड़ की जो क्वालिटीज है वो इम्प्रूव हो जाती है, रबड़ की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, इम्प्रूव मतलब बेटर क्वालिटी की रबड़ हो जाती है। नेचुरल रबड़ हमारे कम काम की है, और जो आर्टिफिशियल रबड़ होती है उसकी प्रॉपर्टी काफ़ी बढ़ जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। उसको हम बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। इसकी डेफिनेशन आएगी तो आप क्या लिखोगे, कि जो नेचुरल रबर होती है वो वीक होती है, लेस इलास्टिक होती है, उसमें हम सल्फर ऐड करते हैं 100 से 140 डिग्री सेल्सियस के बीच में। इससे क्या होता है, हमारी जो रबड़ बनती है वो स्ट्रांग हो जाती है और उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सल्फर होता है वो दो रबर्स के बीच में ऐसे बॉन्ड बना लेता है, ऐसे। ऐसे देखो, ऐसे आप ऐसे भी स्ट्रक्चर बना सकते हो। अगर आपको ये स्ट्रक्चर याद नहीं हो पा रहा है, तो आप सिंपली दो लाइन ड्रॉ करो, ऐसे ऐसे दो तीन लाइनें ड्रॉ कर दो, ऐसे बड़ी बड़ी सी, और इसको ऐसे सिंपली लिख दो, ऐसे सल्फर ऐसे बना दो, ऐसे ऐसे आप सल्फर बना दो, तब भी आपका ये चल जाएगा। इसको भी आप वल्कनाइजेशन ऑफ रबर बोल सकते हो। बाकी अगर नेचुरली आपको देखना है, तो आप देखो गौर से स्ट्रक्चर को, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है आपका, ये डबल बॉन्ड है आपका। तो इस डबल बॉन्ड को मैंने क्या करना है, ब्रेक करना है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। ये जो दो ब्रेक हुए हैं, यहाँ पे मैंने दो सल्फर लगा दिए, सॉरी, देखो ये यहाँ से ब्रेक हुआ है। देखो यहाँ से ये बॉन्ड था, इसको मैंने ब्रेक किया ऐसे, और यहाँ जो बॉन्ड था इसको मैंने ऐसे ब्रेक किया। और ये जो आपकी रेड रेड जो आप, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, ये जो मैंने आपको ग्रीन ग्रीन स्पॉट बनाया है, यहाँ ग्रीन ग्रीन, इन ग्रीन ग्रीन स्पॉट्स पे मैंने देखो यहाँ सल्फर बैठा दिया। ओके, तो बेसिकली हुआ क्या, अगर आप गौर से देखो तो यही हुआ ना, कि आपकी जो दो लेयर थी, ऐसी ऐसी लाइंस थी, उनके बीच में मैंने आपके सल्फर बैठा दिया ऐसे। मैं साफ जगह बनाता हूँ डायग्राम आपका। ये देखिए, ऐसे 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 थी, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐसे सल्फर बैठा दिया ऐसे। तो आप ये डायग्राम भी बना सकते हो, चलेगा। इसको आप क्या बोलोगे, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। क्यों, क्योंकि सल्फर ने क्रॉस लिंकिंग कर दी। पहले जो रबर थी आपकी वीक थी, उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं थे, लेकिन वही सल्फर ने आके दोनों के बीच में बॉन्ड बना दिया ऐसे ऐसे। तो अब बट नेचुरल है कि ये स्ट्रांग हो जाएगी। इस वजह से वल्कनाइजेशन में क्या होता है, आपकी रबड़ की प्रॉपर्टीज इंप्रूव होती हैं, जो रबड़ आपकी पहले वीक थी वो आपकी इंप्रूव हो जाती है। तो इसी के साथ हमारा एक टॉपिक खत्म होता है। मैं एक बार फिर से आपको समरी देता हूँ, ओवरव्यू इस टॉपिक का। पॉलीमर क्या होता है, जो हाई मॉलिक्यूलर मास से बने होते हैं, जो हाई मॉलिक्यूलर मास से बने होते हैं, और ये भी मोनोमर के रिपीटिशन से बनते हैं। बहुलकीकरण प्रोसेस का नाम है मोनोमर का पॉलीमर बनना, मोनोमर से पॉलीमर का बनना। एकलक क्या होता है, जो आपकी रिपीटिशन होता है मोनोमर का, बार बार आप रिपीट करोगे तो जो बेसिक यूनिट होती है उसी को हम मोनोमर बोलते हैं। कितने टाइप का होता है, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल मतलब सेलुलोज प्रोटीन स्टार्च, सिंथेटिक मतलब जो आप लैब में बनाओगे, इंडस्ट्री में बनाओगे, पीवीसी पीएस वगैरह ये सब। स्ट्रक्चर के बेसिस पर लीनियर इस तरह का बनेगा, इसका एग्जांपल है एचडीपीई। ब्रांच आपका ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा, उसको एलडीपीई। क्रॉस लिंक ऐसे एकदम सिस्टमेटिकली ईंटों की तरह, ब्रिक्स की तरह बनेगा, इसको बैकेलाइट बोलेंगे। फिर आता है होमोपॉलीमर, जिसमें एक ही तरह के मोनोमर होते हैं, जैसे पीवीसी। पीवीसी में आपका विनाइल क्लोराइड है, बार बार रिपीट हो रहा है।
दूसरा है कोपॉलीमर। कोपॉलीमर मतलब बूना ऐसे एक रबड़ होती है, या इसमें कोपॉलीमर में क्या होगा, दो या दो से अधिक आपके कंपाउंड मिल रहे हैं, तो एक एक ब्यूटाडाइन है, एक स्टाइरिन है, दोनों आपस में मिले ने पॉलीमर बनाया, इसको हम कोपॉलीमर बोल रहे हैं। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है, कितने मोनोमर आप रिपीट करा रहे हो, उनका नंबर ही बेसिकली मोनो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है। सो कैसे निकालते हो, आप पॉलीमर का टोटल वेट ले लो और नीचे केवल मोनोमर का वेट ले लो और डिवाइड कर दो। एडिशन मतलब जितना आप दोगे सब ऐड हो जाएगा। पी एस पॉलीस्टाइरिन, पीवीसी, पॉलीथाइलिन, टेफ्लॉन। पॉलीथाइलिन आपको दो तरह का होता है, एचडीपीई और एलडीपीई। एचडीपीई में खास बात क्या है, आप तो जिगलर कंडक्टा कैटलिस्ट यूज करते हो, जिससे आपको लीनियर स्ट्रक्चर मिलेगा, ऐसे लीनियर लीनियर, ठीक है। और वही एलडीपीई में क्या होगा, आपकी ब्रांच बनेगी टेढ़ी मेढ़ी ऐसे ऐसे, क्योंकि इसमें आप सिंपली टेम्परेचर प्रेशर आप बदलते हो। फिर आता है आपका विनाइल क्लोराइड, आप देख लीजिए। पॉलीस्टाइरिन आप देख लीजिए। टेफ्लॉन आप देख लीजिए। कंडेंसेशन में क्या होगा, कुछ ना कुछ आपके स्मॉल मॉलिक्यूल निकलेंगे जब दो या दो से अधिक आपस में मिलेंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे वाटर NH3 वगैरह निकलता है। तो नायलॉन 6 आप देख लीजिए इसको, ये स्ट्रक्चर थोड़ा गलत है, ये स्ट्रक्चर गलत है, ये सही स्ट्रक्चर इसका होगा ऐसे, क्योंकि इसमें आपके 6 कार्बन होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। बैक स्लाइड को फिर से देख लेना। और दूसरा आपका नायलॉन 6 यहाँ भी थोड़ा सा गलती लिखा है, HMDA होगा ये आपका ये। इसमें क्या होगा, इसमें आपका ये आपस में रिएक्ट करेंगे, आपका वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और आपका कंडेंसेशन हो जाएगा, नायलॉन 6 बन जाएगा। ऐसी सेम चीज आपकी बैकेलाइट के साथ थी, आप इसको देख लीजिएगा एक बार। थर्मोप्लास्टिक मतलब आप हीट करोगे तो सॉफ्ट हो जाए, थर्मोसेटिंग मतलब जलना प्रारंभ कर दे। ये बाकी की प्रॉपर्टीज आपसे देख लीजिएगा फिर से। रबड़ मतलब जिसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, नेचुरल रबड़ का फॉर्मूला ये होता है। सिस क्या होता है, ट्रांस क्या होता है आप देख लीजिए। सिंथेटिक रबड़ क्या होता है, जिसको आप आर्टिफिशियल बनाते हो ऐसा। वल्कनाइजेशन मतलब आप सल्फर ऐड कर रहे हो जिससे कि रबड़ की क्वालिटीज इंप्रूव हो जाए। तो आई होप इससे हमारा जो जो पॉलीमर है फिनिश होता है, जितना हमारे सिलेबस में मेंशन है। और ये आपका पार्ट 4 भी कंप्लीट होता है। इसी के साथ साथ आपका इंजीनियरिंग मटेरियल्स की पूरी सीरीज कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सीरीज। थैंक यू।